हेलो फ्रेंड्स, तैयारी अच्छी चल रही है। अब 1-2 दिन और रुक जाए तो आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है ऑनलाइन, उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी भी उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप चिंता ना करें। जिस हिसाब से मैंने कहा था हफ्ते भर आपको रुकने के लिए, 1 वीक के लिए आपको कहा था रुकने, तो वो ठीक है। पीरियड 2-4 दिन और आप रुकें तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी कुछ बच्चे आंसर जब कर रहे हैं तो वो गलत आंसर बन रहा है, मतलब आंसर वो सही कर रहे हैं बट वहाँ पर वो गलत शो कर रहा है। कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। आपको मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए चिंतित नहीं होना। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थोड़ा सा जो प्रोविज़न्स आपको पढ़ाया है मैंने या जिस भी टीचर ने पढ़ाया है वो प्रोविज़न आप रिवाइज करते रहें। प्रेजेंटेशन पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देना, अभी आपको आंसर पर ध्यान देना है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के भी आंसर वर्कआउट करने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन वो थोड़ा सा लेंदी दें और उसमें वो आपको 2-3 पॉइंट्स बनाकर कैलकुलेशन करने को दे दें। जैसे सैलरी का क्वेश्चन बड़ा लेंदी बना कर दें, ग्रेचुइटी की एग्जम्पशन निकालने दे दें, लिव इन कैशमेंट की एग्जम्पशन निकालने दे दें, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स दे दें। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वो पॉइंट तुमसे कहेंगे कि वो आप मुझे करके बताओ, अमाउंट बताओ। कई तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर रिवीजन करते रहे। अगर आपने क्लास में जो नोट्स तैयार किए हैं, जैसे आपने टैक्स के नोट्स तैयार किए हैं दूसरे विषय के, वैसे भी आप उसको तैयार करते रहो। ठीक है बेटा, तो आपने अच्छा कर लिया ना। MCQ 23 नंबर तक कराया था मैंने, 1 to 23 कंप्लीट कराया था उसको। अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने रिवाइज कर लिया होगा अपने तैयारी के साथ। अब हम करेंगे बेटा आगे 24 नंबर से लेकर 24 से, आज हम करेंगे 24 से 50 तक करेंगे। ये हमने कर लिया था ना। और थोड़ा सा आपको एक भरोसा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा तो करना ही पड़ेगा, टीचर पर फेथ तो करना पड़ेगा। भरोसा किस प्रकार का सर? जब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कहूँ कि इसको छोड़ दीजिएगा, आंसर मैं करवा दूंगा, उसका लॉजिक भी दे दूंगा। जैसे कि सिलेबस मॉडिफाई हुआ और ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत पहले से उठाया हुआ है, तो मॉडिफाइड सिलेबस में इसको नहीं होना चाहिए, फिर भी इसमें इन्होंने दे रखा है। आंसर हम कर लेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ बताकर चलूंगा कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। ठीक, और जैसा मैंने कहा था प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सुनिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए प्रैक्टिस भी साथ में, रिवीजन भी हम कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर 80 GGA। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, रीजन बताता हूं। है क्या? जो रिसर्च के लिए डोनेशन दिया जाता है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया जाता है, या और मैं इसके साथ जोड़ता हूं, और भी आ सकता है, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट या अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड। इस 3 फंड में रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट और अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड, गांव के विकास के लिए और शहर की गरीबी दूर करने के लिए जो फंड बनाया गया है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए जो फंड बनाया गया है। इन्होंने तो साइंटिफिक लिखा है, साइंटिफिक की जरूरत नहीं है। रिसर्च में साइंटिफिक शब्द हटा दिए गए कई साल पहले, तो सिर्फ रिसर्च भी चलेगा। रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गांव का विकास, शहर की गरीबी दूर करने के लिए जो फंड बनाए गए हैं, इसमें अगर डोनेशन देता है एक बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, कुछ भी कह सकते हैं, पीजीबीपी वाला अगर कोई इसमें डोनेशन देता है तो उसके लिए सेक्शन 35 यहां पर अप्लाई होता है और 35 CCA यहां अप्लाई होता है, इन 2 जगहों पर। ठीक है, यहां ये 100% का डिडक्शन मिलता है, ये भी 100% का डिडक्शन मिलता है। और रिसर्च में अगले साल से चेंज हो गया है, बट आपके एग्जाम के लिए 100% मिलेगा या 150% मिलेगा, डिपेंड करता है किस तरह का रिसर्च है। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन
जो नॉन पीजीबीपी वाला है, नॉन पीजीबीपी मैं बोलना चाहता हूं पर्सन जिसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं आती, ऐसा व्यक्ति अगर रिसर्च में डोनेशन दे, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड, इनमें अगर ये डोनेशन देते हैं तो इनमें तीनों केस में 100% इनको डिडक्शन मिलता है। तीनों केस में, रिसर्च में वेटेड नहीं मिलेगा, तीनों केस में 100% डिडक्शन मिलेगा। और इनका सेक्शन बदल जाता है जीजीए। जीजीए कहां से मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम से, जबकि 35 सेक्शन और 35 सीसीए सेक्शन ये पीजीबीपी की इनकम में से डिडक्शन मिलता है। क्लियर हो गया आपको? तो रिसर्च में डोनेशन दिया है, अगर बिजनेसमैन ने दिया होता तो मे बी 100% और मे बी 150% मिलता, लेकिन अगर नॉन बिजनेसमैन ने दिया, सर आपको कैसे पता? ये पूछ रहा है आपसे जीजीए में कितना मिलेगा, तो जीजीए में तो नॉन बिजनेसमैन को मिलता है, वहां आंसर करेंगे आप 100%। ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया, क्वेश्चन आएगा रूरल एरिया इन इंडिया। ऐसे में क्या करेंगे आप? आंसर करेंगे कि नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया इन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लंदन, अमेरिका, कुछ भी आता है आउट ऑफ इंडिया, तो आप याद रखना, आंसर करना आप कैपिटल एसेट। उसे बेचकर कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं, ये मैटर नहीं है, वो तो बात की बात है। बाहर अगर एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड है, गांव में भी, इंडिया के बाहर अगर गांव में भी एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड है तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। फिर उसे बेचकर कैपिटल गेन आएगा, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं, ये मैटर अलग है। अभी सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल एसेट माना जाएगा या नहीं, तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। और जब इंडिया के गांव का एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बनाएंगे, क्योंकि इसमें और भी चांसेस है। क्या? जैसे एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया इन इंडिया, वो भी कैपिटल एसेट माना जाता है। और सुनो, फैक्ट्री लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया, ये सब आप जब सुन रहे हो मुझे तो साथ साथ कहीं ना कहीं नोट भी करना, रफ में नोट भी करना कि ये और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, फैक्ट्री लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया, तो आपको बोलना है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। नेक्स्ट, टीडीएस 193 में, 193 का टीडीएस बेटा होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। और हर जगह एक ही बात है कि अगर आप पेन नहीं कोट करोगे तो जो एक्चुअल रेट बताया गया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर 10% का रेट है, और अगर पेन आपने नहीं कोट किया तो 10% और 20% विच एवर इज हायर। सिंस इस क्वेश्चन में आंसर में 20% का जिक्र नहीं है तो आपको नन ऑफ एबव टिक करना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं कि ये आपके कोर्स के बाहर का है, फिर भी आपको नॉलेज हो गया। मैंने लास्ट क्लास भी आपको थोड़ा सा बताया था, अभी फिर से बता देता हूं। जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 12A में रजिस्टर्ड होते हैं, कई बार याद रहे 12AA भी दे सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 12A में रजिस्टर्ड होने की शर्त दी गई है और 12AA में प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। 12A कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट को हम एग्जम्पशन तब देंगे जब वो रजिस्टर्ड होगा कमिश्नर के पास, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास वो रजिस्टर्ड होगा। और 12AA प्रोसीजर बताता है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर क्वेश्चन में 12A का जिक्र हो तो भी चलेगा, 12AA का जिक्र हो तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर बताइए, अगर वो रजिस्टर्ड है तो क्या इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे? यस, इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे। आईसीडीएस कितने हैं टोटल? 10 हैं टोटल आईसीडीएस। आसान सा चल रहा है। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम इज डिडक्टेबल, नॉट डिडक्टेबल, डिडक्टेबल इफ कंडीशन सेटिस्फाइड, नन ऑफ एबव। आंसर क्या है? नॉट डिडक्टेबल। अंडर विच सेक्शन? ड्यू टू विच रिस्ट्रिक्शन? ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 58 (4).
टैक्स पेबल बाय नॉन रेजिडेंट, बताइए, ये मैंने लास्ट क्लास बताया था, मैंने उस समय तो ये क्वेश्चन देखा भी नहीं था। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन मैं आगे का नहीं देखकर चल रहा हूं, आपके साथ ही लाइव ही देख रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन जब स्टूडेंट पढ़े तो पढ़कर वो क्या सोचे। पहली बार आप पढ़ोगे एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए पढ़ते समय, इसलिए मैं भी क्वेश्चन आगे नहीं देखता और सोचता हूं कि एक बार जब पढ़ा रहा हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे मुझे अगर क्वेश्चन पढ़ाना है 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन मैंने देखे कि ये क्वेश्चन सही है गलत है, इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या करेक्शन करना चाहिए, वो मैं देखता हूं। तो लास्ट क्लास मुझे भी नहीं पता था कि ये आगे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 2,60,000, आपको याद होगा 2,60,000 की इनकम है और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो क्या टैक्स रेट आएगा, बताइए। क्या उसे MEL की छूट मिलेगी 2.5 लाख की? नहीं, NR को 2.5 लाख रुपए की छूट तो मिलती है, लेकिन नॉर्मल इनकम से, ये स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम से छूट नहीं मिलती। तो क्या 2,60,000 रुपए में पूरा 20% टैक्स आ जाएगा? यस, और प्लस सेस आ जाएगा। क्या इनको रिबेट 87A का मिलेगा? नो, तो यहां पर 52,000 रुपए पूरा का पूरा आ जाएगा प्लस सेस, ये आंसर होगा। आगे लिखा हुआ स्टेक मनी ऑन ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज इज 70,000, ये कह रहे हैं कि 70,000 रुपए इनको मिल रहा है OMRH से, OMRH से इनको 70,000 रुपए की इनकम आ रही है और खर्चा है 20,000 रुपए का, तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी साहब? 50,000 होगी। ऐसा क्यों सर? देखो, WRC एक अलग चीज है, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, जिसको मैं इन शॉर्ट WRC बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट समझते हैं। आपने अगर नहीं पढ़ाई की मुझसे तो अभी 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, और कोडिंग है, आप समझ लीजिए। WRC मतलब मैं बोलता हूं जो 115 BB में टैक्सेबल होता है 30% के रेट से। क्या बोलते हैं? विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक, इसको WRC बोलता हूं। WRC एक अलग इनकम है और OMRH अलग इनकम है। OMRH का मतलब है आप अगर रेस हॉर्सेस मेंटेन कर रहे हो, ओन्ड कर रहे हो, उससे जो होने वाली तुम्हारी इनकम होती है, स्टेक मनी मिलता है तुमको। जब रेस में घोड़े आपके दौड़ते हैं तो आपको स्टेक मनी मिलता है, वो आपकी इनकम कहलाती है, वो इनकम OMRH है। OMRH में सेक्शन 58(4) का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो वहां एक्सपेंडिचर लेस होता है, लॉस भी आता है। इसी को तो कहा गया है कि 4 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और किसी और इनकम से ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो OMRH में अगर इनकम आ रहा है और खर्चा भी दिया गया है तो आप उसको लेस करोगे, आंसर होगा 50,000। 32 नंबर क्वेश्चन याद रहे, जब आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी अपना रिवीजन कर रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन बहुत अच्छे से करना। और MCQ में हाउस प्रॉपर्टी का अच्छा स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि MCQ में हाउस प्रॉपर्टी इसलिए अच्छा माना जाता है कि हाउस प्रॉपर्टी का फाइनल आंसर आप आसानी से कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हो, इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए MCQ में इसका अच्छा स्थान होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, उसकी GAV की कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, उसकी GAV की कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। ठीक, अब यहां दिया हुआ है रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स 2 लाख। 2 लाख का म्युनिसिपल टैक्स लेस कर लिया गया है, सॉरी 2 लाख का म्युनिसिपल टैक्स नहीं, 2 लाख रुपए आ रहा है रेंट म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर लेने के बाद, और आपसे पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी। तो बताइए, क्या मैं इसे GAV बोलूं या NAV? म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे NAV बोलते हैं। अगर ये NAV है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होगी? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, और इंटरेस्ट ऑन, बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी अच्छे से रिवाइज करना। MCQ में बहुत अच्छा हाउस प्रॉपर्टी का स्थान, बहुत अच्छा है MCQ में। TDS हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, ये 3 बहुत अच्छे हैं MCQ के लिए। ठीक है, अच्छा सुनो फिर से, तो 30% लेस करके कितना आएगा बेटा? मेरे ख्याल से क्या आएगा, 60,000 रुपए लेस करो, 1,40,000। अब जरा सोचो एग्जाम में क्वेश्चन इसके अलावा और डिफिकल्ट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये तो 10 ईयर्स थे। फर्क को समझना, ये MCQ जरूरी नहीं है कि इसी लेवल का आए, ये उस जमाने का MCQ था जिस जमाने में 20 नंबर का पेपर MCQ से आता था। आज 80 to 85% क्वेश्चन MCQ से आने वाला है,
इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं दिसंबर के लिए। तो अगर ऐसा है तो एमसीक्यू में और दायरा बढ़ाएंगे, रेंज बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। आपको आप 50-100 क्वेश्चन कर लो, आपको सिर्फ एक पैटर्न समझ आएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, लेकिन काम आपका नॉलेज, आपका ज्ञान आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप पर्सनल जो आप कैलकुलेशन करते हो, जो आपने अभी तक सीखा है वही काम आएगा। सुनो जरा मेरी बात को। क्वेश्चन अगर वो ऐसा दे देता कि रेंट है, यही सेम होता, रेंट आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन वो कहता है रेंट आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स विच इज लेविड, ऐसे म्युनिसिपल टैक्स ऑफ ₹20,000 which is levied at the rate 10% on municipal value is ₹2 lakh, 2,20,000 और साथ में देता वो फेयर रेंट ₹2,50,000 और तुमसे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं बताता, सिर्फ कहता म्युनिसिपल टैक्स नॉट येट पेड, अभी पे नहीं हुआ, लेवी हुआ है बट पे नहीं हुआ, और तुमसे कहता हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो। तो अब देखो यहां कितनी दिक्कतें आ रही है। पहले तो आपको एक्चुअल रेंट देखना पड़ेगा कितना है। एक्चुअल रेंट 2,20,000 20,000 रुपए घटाने के बाद है, तो एक्चुअल रेंट 240 है। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन के लिए था ही नहीं। इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट ही जीएवी है और म्युनिसिपल टैक्स घटाना ही था। म्युनिसिपल टैक्स कितना है इस क्वेश्चन में नहीं मालूम, म्युनिसिपल टैक्स घटाकर एनएवी आ गया। लेकिन अगर म्युनिसिपल टैक्स वो दे रहा है, साथ में अदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे एक्चुअल रेंट 240 आपका कैलकुलेट हो गया। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने फेयर रेंट नहीं दिया होता तो एक्चुअल रेंट 240 और म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, बोलिए कैसे, 20,000 म्युनिसिपल टैक्स 10% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है तो 2 लाख म्युनिसिपल वैल्यू हो गया। इन दोनों के हायर से आप जीएवी निकाल लेते, जीएवी 240 आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में फेयर रेंट भी दिया हुआ है, तो बताइए फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके आप हायर ले लोगे एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको आप एनुअल लेटिंग वैल्यू कहते हो, कई लोग एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, तो आप उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलो या एनुअल लेटिंग वैल्यू बोलो, 2,50,000 आ जाएगा। और अब जो जीएवी आएगा इस क्वेश्चन में दोस्त मेरे, वो 250 आएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली कैसे बढ़िया बन गया, क्योंकि 250 जीएवी निकल गया, म्युनिसिपल टैक्स लेवी तो हुआ बट पे नहीं हुआ है, तो वो घटेगा नहीं, तो एनएवी भी वही रहेगा। और फिर इसका 30% 75,000 रुपए माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 एंड बैलेंस विल बी योर करेक्ट आंसर। साथ में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे देता, हाउसिंग लोन दे देता, तो उसके साथ भी करना पड़ता। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पर आता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नॉट साइंटिफिक। ये उस ईयर में आया था जिस ईयर में सरकार ने फाइनेंस एक्ट में साइंटिफिक शब्द को काटा था। पहले रिसर्च जो सेक्शन 35 तुम पढ़ते हो, सेक्शन 35 पढ़ते हो पीजीबीपी में, उसमें पहले साइंटिफिक रिसर्च शब्द का प्रयोग किया था। फिर एक बार बजट में साइंटिफिक शब्द को काटा, क्योंकि रिसर्च और भी प्रकार के हो सकते हैं, तो साइंटिफिक शब्द काट दिए गए, सिर्फ रिसर्च शब्द रखा गया। उसके बाद यह क्वेश्चन आया था। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए साइंटिफिक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि बिजनेसमैन को डिडक्शन कितना मिलेगा, रिसर्च में डोनेशन दिया है। बेटा सेक्शन 35 आज 100% या 150% की बात करता है। अगर डाटा रिसर्च में लगा है कोई इंस्टीट्यूशन या कोई सोशल साइंस रिसर्च में लगा है, डाटा रिसर्च या सोशल साइंस रिसर्च में लगा है तो 100% मिलेगा। कोई दूसरा रिसर्च है तो 150% मिलेगा। अब चूंकि हमारे ऑप्शन में 100 है, 150 नहीं है, तो हमें 100 टिक करना पड़ेगा। और अगर सर 100 और 150 दोनों होता
तो मेरे दोस्त लिखने वाले ने जब 100 और 150 दोनों का ऑप्शन तुमको दिया होता तो यहां पर वो देते कि रिसर्च किस पर्पस से किया गया है और अकॉर्डिंगली आप टिक करते। यहां पर ये क्वेश्चन कॉपी किया गया है और ये उस जमाने में कॉपी था जब 100 था, 125 था, 175 था, 200 भी होता था। ठीक, तो आपको चिंता नहीं करनी। अब आइए नेक्स्ट, रिबेट। ये इसका उत्तर मैंने देखा था, ये उत्तर गलत है आपके एमसीक्यू में, इसका उत्तर गलत है। ये कॉपी उस समय हुआ जिस समय 3.5 लाख की लिमिट होती थी। लास्ट ईयर तक की लिमिट क्या थी? 87A की 3.5 लाख की। आज आपके एग्जाम के लिए क्या लिमिट है? 5 लाख। तो आपका तो ये आंसर सही है, बट उन्होंने शायद नन ऑफ एबव लिखा है, शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यही लिखा है। तो वो गलत है, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है इसके आंसर से? आंसर तो मैं आपको दे रहा हूं ना साथ में, तो आपको आंसर की तरफ तो देखना भी नहीं है। कुछ आंसर गड़बड़ हो सकता है, आपको चिंता नहीं करनी। नेक्स्ट आइए, यहां लिखा हुआ है पेमेंट। अच्छा, ये ठीक से देख लिया ना आपने? 87A अलाउड है इंडिविजुअल को जो रेजिडेंट है, जिसकी टीटीआई कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रहे, अगर वो एनआर कर देता तो फिर ये नॉट अलाउड होता, अगर वो एचयूएफ कर देता फिर वो नॉट अलाउड होता। ठीक। भोपाल गैस लीक, ये जो डिजास्टर है, डिजास्टर के ऊपर जो कंपनसेशन मिलता है वो 1010 BBC में है। और ये भोपाल गैस लीक का जो डिजास्टर था उसके लिए सरकार ने 1010BB बनाया था 1992 में, उस जमाने में बनाया था। और उस जमाने में भोपाल गैस लीक डिजास्टर से जितने लोग हताहत हुए थे, पीड़ित हुए थे, उनको कंपनसेशन दिया था सरकार ने, जो पूर्ण रूप से एग्जम्प्ट हुआ करता था। ये कॉपी पुराना कॉपी होकर आया हमारे क्वेश्चन में, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब कोई कंपनसेशन नहीं बट रहा, वो बट चुका ऑलरेडी, सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन फिर भी डाल देता है तो एक बार हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया तो आपको याद रहेगा कि ये 1992 में आया था 1010BB के नाम से। ठीक, आज आएगा तो एग्जाम में क्या आएगा? ये वाला क्वेश्चन आएगा 1010BBC। ये क्या है? ये डिजास्टर जो होता है, मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है, इसके ऊपर जो कंपनसेशन मिलता है उसकी एग्जम्पशन है। आगे बढ़ते हैं। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस इज एग्जम्प्ट अप टू, ये सैलरी से आया है। इस क्वेश्चन को आना नहीं चाहिए था, रीजन बताता हूं। सैलरी चैप्टर एक बार मैं निकाल के फिर रीज़न बताता हूँ। ये देखिए, सैलरी चैप्टर में ये मैंने दे रखा है बच्चों को। इस बार तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने के 100% चांस है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अच्छे से कर लेना। देखिए, यहाँ कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मैंने भी दे रखा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच नहीं है। असल में इंडिया में कई क्षेत्र हैं जहां पर अगर आपको कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलेगा तो एग्जम्पशन ये है, लेकिन इंडिया में वहीं दूसरी तरफ और भी क्षेत्र हैं जहां पर 1000 रुपये पर मंथ की भी एग्जम्पशन है, जैसे पंजाब, राजस्थान। अगर वहां पर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिल रहा है तो वहां 1000 रुपये पर मंथ की एग्जम्पशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जम्पशन इंडिया के क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है, ये फिक्स नहीं है। जो भी एग्जम्पशन फिक्स नहीं है वो एग्जाम में नहीं आना चाहिए था। यस, नहीं आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डाल दिया, तो आप इसको इग्नोर कर सकते थे प्रैक्टिस के लिए। अब डाल दिया तो क्या है, यहां पर मैं जैसा जानता हूं, आपको याद होगा कि एग्जम्पशन जो अलाउंसेस की होती हैं, वो अलाउंसेस को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो अलाउंसेस में एक तो होता है हमारा HRA, जिसमें सेक्शन 1013A की एग्जम्पशन होती है। दूसरा होता है हमारा फुल्ली टैक्सेबल, तो जो फुल्ली टैक्सेबल है उसमें तो कोई सेक्शन हो नहीं सकता। तीसरा होता है एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्ट अलाउंसेस। एग्जम्प्ट अलाउंसेस भी 2 कैटेगरी के हैं। ये जो है 2 कैटेगरी के, दोनों 1014 में बताए गए हैं। इसके लिए रूल बनाया गया है, जैसे इनकम टैक्स में रूल 2BB1 है और रूल 2BB2 है। ये वो है जहां पर आप ऑफिस पर्पस से एक्सपेंस इनकर्ड कर देते हो, ऑफिशियल एक्सपेंस इनकर्ड कर देते हो। और ये वो है जो लिमिट फिक्स कर दी गई है, जैसे आप लिमिट फिक्स्ड,
जैसे आप देखते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, तो वो 2BB सब रूल 2 है। जैसे आप देखते हो ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तो आप टैक्सेबल में भी आ गया और इसमें भी आ गया। जैसे आप हॉस्टल अलावेंस देखते हो, ट्राइबल एरिया अलावेंस देखते हो, यहाँ पर जैसे कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलावेंस है वो यहाँ पर है। और इस रूल में अगर आप देखोगे, नेट पे सर्च करोगे गूगल में, जैसे भी आपको रूल अगर मिल जाए तो रूल में आपको दिखेगा कि ये एरिया वाइज अलग अलग है। ये 2600 पर मंथ भी है और 1000 रुपये पर मंथ भी है। अब ये चतुराई ये है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने 1000 का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो मजबूरी में 2600 टिक करना पड़ेगा। इसे आप नहीं भी करके जाओगे तो चलेगा, एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, आप इसका ध्यान रखना। लीजिए आ गया हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको प्रॉपर्टी कब तक कंस्ट्रक्ट या अक्वायर कर लेना पड़ेगा? आंसर है 5 ईयर्स। ये क्वेश्चन उन्होंने ठीक से नहीं बनाया, आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में बनाना चाहिए था कि 2 लाख रुपए की लिमिट को अवेल करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि सर हम 5 साल तक नहीं बना पाते, हम 8 साल में बनाते हैं मकान, तो क्या आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में क्या आप इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं दोगे? दोगे। 30,000 की लिमिट रहेगी, क्यों नहीं दोगे? 30,000 की लिमिट रहेगी। 2 लाख की लिमिट अवेल करने के लिए 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है सर, तो यहां पर क्वेश्चन ठीक से नहीं बनाया गया है। 2 लाख रुपए शब्द का भी प्रयोग होगा आने वाले आपके एग्जाम में। और सुनिए, उसमें यह भी हो सकता है कि ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब तक होना चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक आगे क्वेश्चन में भी आ जाए। तो 5 साल कहां से काउंट करना है? क्या फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन? नहीं, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। जब लोन लिया गया उसके ईयर एंड के 5 साल तक मकान कंप्लीट या एक्विजिशन हो जाना चाहिए। ठीक, आगे दिया हुआ है मोटर व्हीकल पे टीसीएस अब एमसीक्यू होने के वजह से टीसीएस के रेट थोड़े से देख लीजिएगा मेरे दोस्त। अपने बुक में, जो मैंने अपने बुक में दिया हुआ है वो ये रहा। टीसीएस के रेट देख लीजिएगा एमसीक्यू के आने के वजह से, अदरवाइज ये टीसीएस इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन एमसीक्यू होने के वजह से अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 1% टीसीएस का रेट है, तेंदू लीव के लिए 5% है, टिम्बर, ये आपको देख के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, हमने ये पढ़ा था, आपको याद हो क्लास में हमने पढ़ा था कि मोटर व्हीकल अगर किसी ने खरीदा है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट की है, तो जो बेचने वाला विक्रेता है मोटर व्हीकल का, वो विक्रेता 1% का टीसीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने के ऊपर मोटर व्हीकल की वैल्यू होनी चाहिए टीसीएस के लिए? आंसर है 10 लाख। इंटरेस्ट रेट ये नहीं आएगा एग्जाम में, आपको लास्ट क्लास भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। आप चाहो, अगर इस बात पर भरोसा नहीं आपको, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को डाउनलोड कर लो, स्टडी मटेरियल को, और उसमें Ctrl+F फाइंड करके ढूंढो, ये सेक्शन नहीं मिलेगा, फाइनल में है। लेकिन फिर भी लास्ट क्लास भी मैंने चर्चा कर दी थी, अभी भी चर्चा कर देता हूं। 244, क्योंकि मैं फाइनल की क्लास लेता हूं इसलिए मुझे मालूम है ये सारी चीजें। फाइनल की क्लास लेने का ये फायदा भी तो है। फाइनल में पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में लेता हूं, तो मुझे ये मालूम है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। सुनिएगा, 244A ये है इंटरेस्ट ऑन रिफंड। ये मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन रिफंड है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब आपको रिफंड देता है तो उस पर ब्याज की बात करता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि हम 0.5%, इसे हम ऐसे लिख लें, सबसेक्शन 1 कहता है हम 0.5% पर मंथ आपको देंगे ब्याज। तो ब्याज का रेट क्या हो गया बेटा? 0.5% पर मंथ, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1A कहता है अगर कोई असेसमेंट में गलती हो गई, असेसिंग ऑफिसर ने गलत कर दिया है और वो गलती उसके हायर अथॉरिटी ने, CIT, ITAT, हायर अथॉरिटी ने उस गलती को सुधारा है, उस गलती को सुधार कर AO को कहा है कि तुम दोबारा से इस आदमी की असेसमेंट को पूरा करो, इस व्यक्ति के असेसमेंट को पूरा करो और इसका रिफंड ग्रांट करो। ऐसे में जो रिफंड ग्रांट होता है उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा ये थोड़ा सा अलग है। इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, वो कहते हैं कि सबसेक्शन 1 का जो रेट है वो तो रहेगा,
सबसेक्शन 1 का क्या रेट है बेटा? 0.5% पर एनम, प्लस कहते हैं 3% पर 0.5% पर मंथ था सबसेक्शन 1 में, प्लस 3% पर एनम भी मिलेगा। अब जरा बताइए, जब इन्होंने पर एनम बताया तो मुझे सबसेक्शन 1 को पर एनम में कन्वर्ट करके बताएं। 6% और ये 3 और मिलेगा एक्सेस, तो कितना हो जाएगा बेटा? 9%। तो आंसर 9% टिक करना है, लेकिन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। फाइनल के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा उनका। फाइनल के बच्चे, वैसे तो फाइनल के बच्चों को तो मैंने शुरुआत में बोला ही नहीं, याद रहे दोस्त, फाइनल के स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं या आपके कोई जान पहचान वाले फाइनल के हैं तो उनको ज़रूर बताइएगा कि फाइनल में जो MCQ बन रहा है वो तो बनेगा, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन इंटर के सारे MCQ उनके सिलेबस में है, वो बच नहीं सकते इनसे, तो उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए। 80EE, जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था, डिडक्शन तो बेटा समझ लो करना ही करना है। तो हमने 3 बोला, 4 कर देता हूं। डिडक्शन, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, TDS, ये 4 को प्रायोरिटी में रखना, मुख्य रूप से सबसे आगे रखना, इसमें बहुत MCQ बन सकता है। ठीक, तो बताइए डिडक्शन डबल ई में क्या होता है? आपको मालूम होगा डबल ई में क्या होता है, बताइए। डबल ई आपको दिखाऊं? और डबल ई ही नहीं, कहाँ गए भाई मेरे डिडक्शन? डबल ई ही नहीं, साथ में उसके आगे भी डबल ई। तो ये पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, जो नया क्वेश्चन आएगा वो तो समझ लो जरूर ही आएगा। ये देखो, एक तो डबल ई तुमको दिख रहा है यहां पर। जब भी आप, डबल ई तो बेकार है, बोलो क्यों? क्योंकि जिसने लोन इस पीरियड में लिया है सिर्फ उन्हीं के लिए है डबल ई, और वो जब 2 लाख के ऊपर ब्याज देता है तो 2 लाख का डिडक्शन तो 24A में ले लेगा और एक्सेस 50,000 का डिडक्शन यहां ले लेगा डबल ई में, तो ये तो बेकार है। लेकिन इसके बाद देखना EEA तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जो डबल ई के समान है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है। मैंने क्लास नोट्स जो लिखवाए बेटा, अच्छे से रट के जाना डिडक्शन का, बहुत फायदे में रहोगे MCQ के लिए, बहुत फायदे में रहोगे। आसान है तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम, घबराना नहीं। टेक्निकली जो कंफ्यूजन है, परेशानी है, वो तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं भाई करने के लिए। अब ये तुम्हारे भलाई को देखते हुए तो उन्होंने कहा है। आपके कमेंट्स मुझे समझ नहीं आते। एक बच्चे का कुछ कमेंट ये था कि आप IDT का भी दो। भाई क्यों नहीं देंगे, लेकिन टाइम तो दो मुझे मेरे दोस्त। मेरी रेगुलर क्लास की भी क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको भी तो देखना है। अभी नवरात्रे और चल रहे हैं तो उनको भी देखना है, पूजा पाठ भी तो करना है। उसके कुछ पुण्य तो तुम्हें भी जाएंगे, टीचर के कुछ पुण्य तो तुम्हें जाते ही हैं बेटा। हाँ, ये सच है। तो थोड़ा समय दो, तुम्हारे MCQ IDT के भी करा दूंगा। फाइनल वाले बच्चे ने भी कमेंट किया, सर हमारा भी तो करा दो, वो भी होगा। थोड़ा समय, पेशेंस रखो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, अपनी तैयारी को मत रोको इन चीजों के लिए। तो क्लास नोट्स बेटा अच्छे से करो, देखना तुम इसमें बहुत फायदे में रहोगे। ऑनलाइन एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। इंस्टीट्यूट सारी चीज़ों को देख रहा है, वो अपने जो भी टेक्निकल एरर है वो सब ठीक करेगा, वो सब ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, उसमें चिंता मत करो। बाद में उसमें पेपर रीचेकिंग के भी ऑप्शन आएंगे, देखना ज़रूर आएगा रीचेकिंग का ऑप्शन, क्योंकि उसमें ह्यूमन हो तो, अब कहते हैं ह्यूमन एरर कम है और कंप्यूटर एरर ज़्यादा है। कंप्यूटर एरर ज़्यादा है, कोई बात नहीं, वो डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप उसकी चिंता ना करो। आप अपने तरफ से अपनी तैयारी पूरी करके रखो। तो बेटा EEA अच्छे से करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें खास हैं, जैसे कि यहाँ स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू देखनी होती है, जबकि डबल ई में वैल्यू देखना होता है परचेज कॉस्ट। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू देखनी होती है। इसके बाद EEB, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके मैंने एग्जाम्पल 1-2 कराए थे, वो भी बहुत अच्छा है। तो डिडक्शन के तो मुझे लगता है मैंने टैक्स कैंप डाले भी हैं यूट्यूब पे, आप ढूंढ लेना मेरे चैनल पे। टैक्स कैंप जो मैंने डाला था जून के अटेम्प्ट के लिए, जून और दिसंबर दोनों के लिए, उसमें डिडक्शंस का भी है, और डिडक्शंस में मैंने उसमें नोटिंग दिखा रखी है। ओके, चलो तो वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था आपको कि क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो बता दिया, अब जरा मैं आगे बढ़ूँ। कहाँ था हमारा भाई, ये रहा। तो ये कितना आएगा बेटा, 50,000 आएगा। ये देखिए, ये भी गलत दे दिया है, नहीं देना चाहिए। ये क्या है,
ये क्या है, आइलैंड ड्यूटी अलावेंस क्या है, आइलैंड ड्यूटी अलावेंस ये 2000 में, सन 2000 में 2000 में हमारा जो इंडिया का आइलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो सेंट्रल आर्म फोर्स के जवान गए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने ये अलावेंसेस की एग्जम्पशन बनाई थी सन 2000 में, और उसके बाद कुछ वर्षों के अंदर ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आज आप देखेंगे तो ना आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल ने इसको कवर किया है, ना मैंने अपने मटेरियल में कवर किया है, लेकिन एक बारी आने के वजह से जब इन्होंने सारा संग्रह किया, सारे एमसीक्यू को उठाया, तो ये भी उठ के आ गया। अच्छा चलिए, आ ही गया तो अब चर्चा भी हो गया, डिस्कस भी हो गया। अब अगर वो आ भी जाए तो आपका क्या बिगाड़ लेगा। आप तो ईयर भी जान गए कि सन 2000 में सरकार ने फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करके इसे डाला था और कहा था कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड में आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म फोर्स के जवान जाएंगे, उनको जो ये अलावेंसेस मिलेगा उसमें 3250 रुपए, 3250 रुपए की छूट दी जाएगी। वो एग्जम्पशन यहां मेंशन किया हुआ है। ये रूल नंबर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, 2BB सब रूल 2 में आएगा। 42 नंबर कहता है थ्रेशोल्ड लिमिट 44 AD की कितनी है। बेटा ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, जरूर आने की उम्मीद है। 2 करोड़। 2 करोड़। इसके आगे वो इन्होंने क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा है टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स। थोड़ा सा गलती हो गया इनसे, इसे आप छोड़ दें और मतलब लिखें काट के मतलब अपने साथ दिमाग में रख लेना, टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। कलेक्टेड नहीं होगा, डिडक्टेड होगा। टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट आपको पता होगा कि ये 194G में आता है शायद, है ना। 194G 5% इसमें कवर किया जाता है, यही है ना बेटा 194G में। टीडीएस तो अच्छे से कर लेना दोस्त। टीडीएस में जो नए नए सेक्शन उस पर बहुत ध्यान देना। एमसीक्यू में वो तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि एमसीक्यू तो पीछे से उठाया हुआ है। तो नए नए जो सेक्शन है जैसे 194IC, 194IB, नए मतलब इतने भी नए नहीं है। जैसे ये वाला तो क्वेश्चन समझ लो आना ही है। मैंने क्विक रिवीजन में इसको यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं चैनल में। ये मैंने एक मेरे चैनल पर ये मैंने दे रखा है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, नया ही है। उसमें इसका जिक्र भी किया हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 194IA की। ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा 194IA मैंने दे रखा है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद हाँ, हम बात कर रहे थे, यही है ना बेटा, लॉटरी टिकट कमीशन 194G 5% का TDS इसमें कटेगा। इसके साथ ही बेटा अगर वो ऐसा दे दें, वो दे दें कि यही चीज दे दें और कहें कि पेन उसने नहीं दिया मान लो, तो फिर वो 5 की जगह 20% आ जाएगा, ठीक। और मैं लास्ट क्लास जो डिस्कस कर रहा था वो भी दिखा देता हूं। 192 A, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलना दोस्त मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपने पेन नहीं प्रॉपर सबमिट किया रिसीवर ने, तो 30% का टीडीएस कटेगा, जबकि बाकी जगहों पर नियम है जो एक्चुअल रेट है और 20% विच एवर इज हायर से टीडीएस कटेगा। लेकिन 192A मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर अगर पेन ऑब्टेन नहीं किया तो 30% टीडीएस कटेगा। और बेटा गलती मत कर देना, मेरी बात एग्जामिनर भी सुन रहे होंगे भाई, कोई भी सुन रहा होगा। एग्जामिनर भी तो वैसे सोचेगा कि अच्छा बच्चा रट के आएगा। तो एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं 192A और ये लिख देता हूं कि पेन ऑब्टेन कर लिया है। अब बच्चे ने बिल्कुल जबरदस्त पढ़ लिया, 192 है क्या, हाँ पेन का है ना लिखा हुआ, हाँ 30%। पढ़ तो ले ठीक से, पेन दिया कि नहीं दिया। अगर पेन फर्निश किया है तो 10 है, नहीं किया तो 30 है। ध्यान रखना बेटा। उम्मीद करता हूं, देखो आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, जैसे जैसे मैं टेक्निक बताता हूं वो फॉलो कर ही रहे हो, तो एक और चीज फॉलो करो ना। आज से एग्जाम तक एक और काम करो, बहुत अच्छा काम है, करोगे, मानोगे?
मान जाना, बहुत फायदा मिलेगा। दिन भर में कभी भी, शाम के वक्त और भी बढ़िया, शाम का वक्त और भी अच्छा, कभी भी तुम्हें 10 मिनट सिर्फ शांत होके बैठना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ शांत होके बैठना, ना कुछ करना, ना कुछ सोचना। मैं कोई योगा मेडिटेशन ध्यान नहीं सिखा रहा, कुछ है टेक्निक जो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए डेवलप किया है, आप इसे ट्राई करो। कोई नियम नहीं है कि बैठना है या खड़े रहना है या लेट जाना है, ये सब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। एक ही कंडीशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट, कुछ भी नहीं, कोई मोबाइल, कोई बातचीत नहीं। अगर भीड़ दिखे तो कहीं एकांत में, छत पर, कहीं भी शांत 10 मिनट, ये रोज करना है शाम के वक्त। 10 दिन के अंदर तुम्हारा जो, जिसे तुम कंसंट्रेशन कहते हो, वो बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन एग्जाम के पीरियड में वैसे भी बढ़ जाता है, पता है तुम्हें, प्रेशर की वजह से, और ये टेक्निक उसे और भी अच्छा बनाएगा। तो आप हड़बड़ाओगे नहीं एग्जाम में। एमसीक्यू का मतलब ही है फुल कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान की जरूरत है एमसीक्यू में, जरा सा ध्यान भटका और आंसर गलत। ठीक, करके देखना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हेन अ पर्सन हैविंग एग्रीकल्चरल लैंड सेल्स सीड टेकन फ्रॉम सच लैंड इन अ नर्सरी, ये सेल कर रहा है एक नर्सरी में, यानी ऐसा समझिए ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और आगे लिखा हुआ है विच इज पार्ट ऑफ सेड लैंड, और यहीं पर उसने एक नर्सरी बना रखी है। देखिएगा जरा, नर्सरी बना रखी है, ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, ये नर्सरी बना रखी है। यहां पर वो फसलें उगाता है, सीड तैयार करता है और वो सीड बेचता है यहां पर। तो पूछ रहा है कि इसे बेचकर जो इनकम आएगी वो कौन सी इनकम होगी। बेटा इतनी कहानी बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधी सीधी बात भी अगर की जा सकती थी कि नर्सरी की इनकम कौन सी इनकम होगी। द आंसर इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा में एक्सप्लेनेशन सरकार ने इंसर्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। बहुत पुरानी बात है, आज से 30-40 साल पुरानी बात है, और तब से नर्सरी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो इसमें इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी। नर्सरी की इनकम अगर वो पूछते तो भी आपको उत्तर देना था एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। 45 नंबर में लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है 45 नंबर। सैलरी में अगर कुछ परिवर्तन है तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का, मेडिकल फैसिलिटी का और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। तो समझ लो कि अगर ये चेंजेस आप 2019 के बजट से देख रहे हो और ये चेंजेस देख रहे हो तो बेटा ये तो फिर कर ही लो ना अच्छे से। ये 3 तो हैं ही अमेंडमेंट्स, तो ये अच्छे से कर ही लेना। मेडिकल फैसिलिटी में ये क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, उसका रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि ये आपको धोखा देने वाला है। मेडिकल फैसिलिटी के प्रोविजंस पहले रिवाइज करा दूं आपको। मेडिकल फैसिलिटी का प्रोविजन ये देखिए जरा, सैलरी चैप्टर निकाल लें जरा हम। सैलरी कहां गया? ये आ गया। ये देखिए मेडिकल फैसिलिटी की वैल्यू। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज हो तो नील, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल हो, गौर करना इस पर, एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल हो तो नील, और अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो तो नील। अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल है। किसी जमाने में 15,000 रुपए तक माफ होता था, बाकी टैक्सेबल होता था, अब फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक, अब फंसोगे कहां बेटा, उस पर ध्यान दो। तुम फंसने कहां वाले हो? तुम फंसने वाले हो कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, उसमें यह नियम लागू नहीं होता। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन क्या आपको बेवकूफ बना रहा है? देखो, एम्प्लॉयर हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपए,
इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीड एम्प्लॉई ड्रॉइंग एनुअल सैलरी 6 लाख, ये सब बेकार की बातें, एनुअल सैलरी 6 लाख है 5 लाख है, क्या करना उसका। अमाउंट ऑफ परक्विजिट्स चार्ज इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय इज नील, आंसर इज नील। अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता तो फिर देखते हॉस्पिटल कौन सा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CIT अप्रूव्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, नील, अदर हॉस्पिटल फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी में आपने अपने ओर से पूरी तैयारी की होगी, जैसे भी आपने जहां भी पढ़ा है अच्छी तैयारी की होगी। उसमें खास बात क्या है कि अगर ये वाला जो एग्जम्पशन दिख रहा है आपको, नील वाला, और छोटा कर देता हूं, और ये वाला भी जो एग्जम्पशन दिख रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जम्पशन, ये दोनों एग्जम्पशन सिर्फ एम्प्लॉय और उसकी फैमिली जो डिफाइन है उनके लिए है। अगर इस फैमिली की परिभाषा के बियॉन्ड कोई रिश्तेदार के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरा कहना क्या है, मैं उसे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। राम मेरा एम्प्लॉय है, राम मेरा एम्प्लॉय है, और उनके ससुर जी का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने करवाया। अब ससुर जी इसमें कवर्ड नहीं है, ससुर जी कवर्ड नहीं है, उनके ससुर जी का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने करवाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने से फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, बट ससुर जी चूंकि वो कवर्ड नहीं है, इसलिए जो भी खर्चा हुआ है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ राम। उसी तरह पिताजी का, अगर मैं राम के पिताजी का इलाज करवाता और पिताजी इंडिपेंडेंट होते तो अगेन इट विल बी टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी में MCQ के स्कोप बढ़ जाते हैं इस एरिया में। तो ये 3 तो अच्छे से करके जाइएगा। आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिस्टिंग बिल्डिंग यूज फॉर फैक्ट्री। आपको याद होगा बिल्डिंग में 2 रेट होता है बेटा, एक 5 और एक 10। 5 होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और 10 होता है कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। बताइए फैक्ट्री यूज यानी कमर्शियल बिल्डिंग, तो रेट क्या होगा डेप्शन का 10। इन केस ऑफ HUF वेयर रिटर्न ऑफ इनकम कैन नॉट बी साइंड बाई कर्ता, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन देकर तुम्हें हिंट दे दिया कि साइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो 140 सेक्शन में जो साइनिंग अथॉरिटी है उसे अच्छे से करके जाना। मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये ITR में तुमको मिलना चाहिए, है ना, असेसमेंट प्रोसीजर में मिलना चाहिए। ITR असेसमेंट प्रोसीजर में तुमको मिल जाएगा। तो जो ITR का चैप्टर है उसे ठीक से करना। ITR के चैप्टर में जो सेक्शन 140 है, हो सकता है 140 से रिलेटेड और भी दूसरे प्रोविजंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। जरा देखना 140 से रिलेटेड दूसरे प्रोविजन, यह है वेरीफाई करना, साइन करना। तो इसमें उन्होंने पूछा है HUF का। उन्होंने किसका पूछा है बेटा? HUF का पूछा है कि कर्ता अगर साइन ना करे, ना कर पाए तो कौन कर पाएगा? कोई भी एडल्ट मेंबर। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतने पर नहीं रुकना, तुम्हें यह अच्छे से रिवाइज कर लेना है। हो सकता है ना कुछ और आ जाए, तो इसको ठीक से रिवाइज कर लेना है। जो भी आपके लिए थियरी था वो अब MCQ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा बेटा? एनी मेल मेंबर ऑफ, नहीं एनी एडल्ट मेंबर चलेगा ना, मेल मेंबर नहीं, एडल्ट मेंबर। 48 कहता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF टू डिटरमाइन वेदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टू डिटरमाइन वेदर टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड। बेटा टीडीएस प्रोविजन में मैंने पढ़ाया ही ऐसे है, बड़ी अच्छी बात, तुम्हें खुशी मिलेगी। लॉ में ऐसा नहीं लिखा बट क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ, और मैंने पढ़ाया भी ऐसा ही है। याद है तुमको? मैंने पढ़ाया आपको कि टीडीएस में, मैंने पढ़ाया तुमको कि टीडीएस में कौन टीडीएस काटेगा, उसमें तुम 2 हिस्से बांट सकते हो। इंडिविजुअल HUF को अलग सोचो और अदर्स को अलग सोचो। इंडिविजुअल HUF का अगर लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है तो इस ईयर में, लास्ट ईयर अगर उसकी लिमिट, टर्नओवर की मॉनेटरी लिमिट क्रॉस कर गया टर्नओवर टैक्स ऑडिट को, तो इस ईयर उसे टीडीएस के लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ऑब्लिगेशन आ जाएगा, उसे टीडीएस काटना पड़ेगा, टैन ऑब्टेन करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिविजुअल HUF टू डिटरमाइन वेदर टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड, व्हाट हैज टू बी सीन in is whether the person is subject to tax audit under section 44AB in which year? In current year,
इन नेक्स्ट ईयर, इन पास्ट 2 ईयर, कौन सा ईयर? तो आंसर है जिस ईयर में उसे चेक करना है कि मेरा टीडीएस यहां मुझे काटना चाहिए कि नहीं, उसके ठीक पहले के पिछला वर्ष, यानी ये वाला आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सीनियर सिटीजन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, एक सीनियर सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम, सीनियर सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम कंसिस्ट कर रही है पेंशन और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो 6 लाख है। आपसे पूछा जा रहा है कि 15-16, इसे ठीक कर लीजिए, एग्जाम में 15-16 की जगह क्या लिख के आएगा 2019-20 में कितना वो एडवांस टैक्स जमा कराएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन कैसे है? ये बढ़िया क्वेश्चन ऐसे है कि एडवांस टैक्स में आइए तो आपको खबर मिल जाएगी ये बढ़िया क्वेश्चन कैसे है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस टैक्स में आप यहीं पर पाएंगे कि एडवांस टैक्स के प्रोविजन से मुक्त किया गया ऐसे इंडिविजुअल को जो रेसिडेंट है, जिस पे पीजीबीपी इनकम नहीं है और जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट इनकी बनती है? नहीं बनती। तो टीडीएस एडवांस टैक्स, टीडीएस नहीं, एडवांस टैक्स की रिक्वायरमेंट बनती है? नहीं बनती। तो बताइए एडवांस टैक्स में क्या टिक करेंगे आप? नील टिक करेंगे। 50वां, मिस्टर राम जी employed in ABC Limited who maintained hospital for treatment of employee, मतलब कि एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वैल्यू ऑफ मेडिकल बेनिफिट अवेल्ड बाय रामजीज फैमिली फ्रॉम हॉस्पिटल वॉज 2,10,000। आपको परक्विजिट्स की वैल्यू बतानी है। द आंसर इज नील। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो 2,10,000, अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता अगेन नील, सीआईटी अप्रूव्ड हॉस्पिटल होता अगेन नील। 50 नंबर। अब हम नेक्स्ट लगभग मैं फिर से 30 क्वेश्चन एक बार इसको एनालाइज करूंगा। मैं एनालाइज करता हूं लेकिन मैं 30 के आगे नहीं देखता, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। अब मैं अगले 30 क्वेश्चन को पढ़ूंगा, एनालाइज करूंगा, उसमें चेंजेस देखूंगा क्या पॉसिबल है, देखूंगा और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखूंगा और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखना है। और आंसर जो इनके गलत होंगे तो कोई बात नहीं, आपको आंसर की तरफ देखना ही नहीं है। ठीक, तो हम जल्दी मिलेंगे। आपको तैयारी करने का तरीका सिखा दिया मैंने। अब अगले 30 क्वेश्चन को आप अगेन 30 क्वेश्चन को फिर से खुद से पढ़ो। वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से बिलोंग करता है उसको रिवीजन में करो। आप चैप्टर वाइज रिवाइज मत करो, आप क्वेश्चन वाइज रिवाइज करो, उससे रैंडमली रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। अगर आप ये सोचोगे कि पहले मैं सिलेबस रिवाइज करूं तब ये क्वेश्चन करूं, बहुत समय निकल जाएगा, समय नहीं है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। जब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है भाई? तो ये क्वेश्चन हमारे पीजीबीपी से रिलेटेड है, तो हम पीजीबीपी को देखने की कोशिश करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो हाउस प्रॉपर्टी को देखने की कोशिश करेंगे इसके उत्तर को ठीक करने की। अगर इसमें से उत्तर आपको ठीक आ रहा है तो ठीक कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो आप अपना उत्तर यहाँ लिख लीजिए और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और खूब पढ़ाई करना है। पढ़ाई खूब करना है। 4-5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा। 12 घंटे से नीचे नहीं पढ़ना। अब 4-5 घंटे नहीं पढ़ना भाई, अब 12-12 घंटे निकालना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेकंड ग्रुप वालों के लिए भी बनाएंगे बेटा और फाइनल वालों के लिए भी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।